Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम जीसी ल्योंग के अध्याय 20 पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी, आज का विषय है समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, या जिसे हम सब स्टेपी जलवायु के नाम से जानते हैं। और हमारा इरादा सिर्फ इस अध्याय को पढ़ना नहीं है, हम इसे यूपीएससी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम देखेंगे कि ये स्थिर भौगोलिक ज्ञान प्रीलिम्स, मेंस और यहाँ तक कि करंट अफेयर से कैसे जुड़ता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये स्टेपी जलवायु आखिर पाई कहाँ जाती है और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका पता। ये जलवायु महाद्वीपों के एकदम भीतरी हिस्सों में मिलती है, समुद्र से बहुत दूर। अच्छा, मतलब जहाँ समुद्र का असर कम होता है। बिल्कुल, और इसी वजह से यहाँ मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है। गर्मियाँ बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियाँ बहुत ठंडी बर्फीली। और बारिश अंदाजा है कि कमी होती होगी, तभी तो ये घास के मैदान है, जंगल नहीं। सही पकड़ा आपने। बारिश औसतन बस 20 इंच के आसपास होती है, बड़े पेड़ों के लिए काफी नहीं है। और जीसी ल्योंग में इन घास के मैदानों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये तो प्रीलिम्स के लिए एक क्लासिक मैच द फॉलोइंग प्रश्न बन सकता है। हाँ, ये जानना बहुत ही जरूरी है। यूरेशिया में इन्हें स्टेपीज कहा जाता है। ठीक है, स्टेपीज। अब अगर उत्तरी अमेरिका चलें तो? उत्तरी अमेरिका में, खासकर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में, इन्हें प्रेरीज कहते हैं। प्रेरीज। और दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना की तरफ? वहां ये पंपास है। पंपास। हाँ। फिर दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड के नाम से जाना जाता है। वेल्ड। अच्छा, और आखिर में ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड और डाउन्स, ये तो याद रखना ही होगा। जी, अब चलिए इसे प्रीलिम्स के सवालों से जोड़ते हैं, जो इसे और दिलचस्प बना देगा। बिल्कुल, देखते हैं यूपीएससी यहां से कैसे सवाल पूछ सकता है। तो पहला सवाल एक बहुत ही खास स्थानीय घटना पर हो सकता है। प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर बहने वाली गर्म शुष्क हवा का क्या नाम है, जिसे स्नो ईटर भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है चिनोक। 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 स्नो ईटर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये गर्म हवा है, ये सर्दियों में तेजी से बर्फ को पिघला देती है। अच्छा। इससे जमीन साफ हो जाती है और जानवरों के लिए घास चरना मुमकिन हो जाता है। तो इसका एक आर्थिक महत्व है। समझ गया, ये तो बहुत जरूरी तथ्य है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। हाँ, दूसरा सवाल आर्थिक भूगोल से जुड़ा है। प्रश्न है, समशीतोष्ण घास के मैदानों को विश्व के अन्न भंडार ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण है यहाँ होने वाली व्यापक मशीनीकृत खेती। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है। किताब में लिखा है कि यहाँ प्रति एकड़ उपज मतलब यील्ड कम है। जैसे प्रेरीज में सिर्फ 23 बुशेल प्रति एकड़, जबकि डेनमार्क में 50 से ज्यादा है। तो फिर ये अन्न भंडार कैसे हुए? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर व्यापक और गहन खेती का अंतर समझना जरूरी है। देखिए, डेनमार्क में खेत छोटे हैं, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा मेहनत और लागत लगाकर उपज बढ़ाई जाती है। उसे गहन खेती कहते हैं। और यहाँ खेत हजारों एकड़ के होते हैं, जमीन बहुत ज्यादा है और आबादी कम। अच्छा, तो बड़े पैमाने पर काम होता है। जी, और ये मैदान समतल है, तो कंबाइन हार्वेस्टर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें आसानी से काम कर सकती हैं। तो भले ही प्रति एकड़ उपज कम हो, प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये देश दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक हैं। अब समझ आया, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब तीसरे सवाल पर चलें। हाँ, तीसरा सवाल पशुपालन पर है, जो 2013 के एक PYQ से प्रेरित है। प्रश्न, स्टेपी क्षेत्रों में पारंपरिक खानाबदोश पशुचारण और आधुनिक वाणिज्यिक पशुपालन में मुख्य अंतर क्या है? ये एक वैचारिक प्रश्न है। इसमें हमें दो अलग अलग दुनियाओं को समझना है। तो पहले खानाबदोश पशुचारण की बात करते हैं। ये एक पारंपरिक तरीका है जीवन निर्वाह के लिए। जैसे एशियाई स्टेपीज के किर्गिज लोग थे। मतलब वे एक जगह टिककर नहीं रहते थे? नहीं, वे चारागाहों की तलाश में अपने झुंडों के साथ घूमते रहते थे। उनका मकसद अपने परिवार का पेट पालना था, बाजार में बेचना नहीं। ठीक है, और इसके ठीक उलट है वाणिज्यिक पशुपालन। हाँ,
ये एक आधुनिक बाजार उन्मुख गतिविधि है, एक बड़ा बिजनेस है। पंपास के बड़े बड़े फॉर्म, जिन्हें एस्टेंसियास कहते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो यहाँ सब कुछ व्यवस्थित होता होगा वैज्ञानिक तरीकों से। बिल्कुल। जानवरों की नस्लें सुधारी जाती हैं, बाड़ेबंदी होती है, सब कुछ एक बिजनेस की तरह चलता है। और जब रेफ्रिजरेटेड जहाज आए तो यहाँ से बीफ का बड़े पैमाने पर निर्यात होने लगा। तो मुख्य अंतर है जीवन निर्वाह बनाम बाजार और परंपरा बनाम टेक्नोलॉजी। बहुत साफ हो गया। तो अब इन सब विचारों को एक साथ लेकर एक मेंस के प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। प्रश्न है, समशीतोष्ण महाद्वीपीय घास के मैदान दुनिया की रोटी की टोकरी हैं। यहाँ व्यापक गेहूं की खेती का समर्थन करने वाले भौगोलिक कारकों पर चर्चा करें। यह एक बेहतरीन प्रश्न है। एक अच्छे उत्तर के लिए इसकी संरचना बहुत जरूरी है। तो मैं शुरुआत एक भूमिका से करूंगा, जिसमें संक्षेप में बताऊंगा कि ये घास के मैदान क्या हैं और इन्हें ब्रेड बास्केट क्यों कहते हैं। एकदम सही। फिर मुख्य भाग में हमें भौगोलिक कारकों पर ध्यान देना होगा। तो पहला कारक तो जलवायु ही होगा। जी हाँ, गेहूं के लिए आदर्श जलवायु है। सर्दियों की बर्फ से नमी मिलती है, वसंत में बारिश से फसल बढ़ती है, और कटाई के लिए गर्म धूप वाली गर्मियां। बिल्कुल। दूसरा कारक है भू आकृति, ये विशाल समतल मैदान जो मशीनों के लिए एकदम सही है। हाँ, बड़े पैमाने पर मशीनीकरण के लिए एकदम परफेक्ट। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कारक, मिट्टी। मिट्टी। यहाँ की चेरनोजेम या ब्लैक अर्थ मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, बहुत उपजाऊ। ये तो हो गए भौगोलिक कारक। क्या हमें मानवीय कारकों का भी जिक्र करना चाहिए? बहुत अच्छा पॉइंट है। हालांकि सवाल में सिर्फ भौगोलिक कारक पूछे हैं, पर मानवीय कारकों का जिक्र करने से उत्तर और मजबूत हो जाता है। जैसे कम जनसंख्या घनत्व और तकनीकी विकास। हाँ, कंबाइन हार्वेस्टर और रेलवे नेटवर्क, इन सब ने मिलकर इन क्षेत्रों की पूरी तस्वीर बदल दी। और निष्कर्ष में हम इन सभी बातों को संक्षेप में बता देंगे। बिल्कुल। इस तरह एक बहुत ही जामे और प्रभावशाली उत्तर तैयार हो जाएगा। तो अब तक हमने जो भी बात की वो भूगोल की किताबों का ज्ञान है, पर इसे आज की दुनिया से जोड़ना बहुत जरूरी है। और जब हम यूरेशियन स्टेपीज और यूरोप की रोटी की टोकरी की बात करते हैं तो एक ही नाम दिमाग में आता है, यूक्रेन। की खाद्य आपूर्ति पर पड़ा है। मतलब ये कि भूगोल की एक किताबी अवधारणा का सीधा असर वैश्विक भू राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बिल्कुल। इस संघर्ष ने दुनिया की गेहूं की सप्लाई चेन को बाधित कर दिया। हाँ, मुझे याद है, वैश्विक खाद्य कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। सही कहा। इसने दिखाया कि भूगोल की एक अवधारणा का वास्तविक दुनिया में कितना गहरा महत्व हो सकता है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इस तरह के कनेक्शन बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने स्टेपी जलवायु को कई अलग अलग नजरियों से समझा, इसके नामों से लेकर प्रीलिम्स और मेंस के लिए इसकी प्रासंगिकता और यूक्रेन संकट के माध्यम से इसके वर्तमान महत्व तक। हाँ, मुख्य बातें याद रखनी है। विभिन्न घास के मैदानों के नाम, व्यापक बनाम गहन खेती का अंतर और खानाबदोश बनाम वाणिज्यिक पशुपालन का फर्क। और अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। हमने देखा कि कैसे तकनीक ने इन घास के मैदानों को विश्व के अन्न भंडारों में बदल दिया, लेकिन भविष्य में जलवायु परिवर्तन इन क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। क्या ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा के पैटर्न में बदलाव इन ब्रेड बास्केट्स के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.